का नियम, रावल्ट का नियम क्या है? रावल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, यहाँ वर्ड की यूज किया गया विलायक, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अवाष्पशील विलय, ठीक है नहीं, मिलाने पर प्राप्त विलयन, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। देखो इसमें बहुत सारे वर्ड यूज किए गए, मैं सारा वर्ड अभी तुमसे पूछ रहा हूँ एक एक करके। ये कह रहा है विलायक, क्या कह रहा है? विलायक, विलायक, और विलायक में क्या मिला रहे हैं हम? विलय, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? विलयन, क्या मिलेगा? विलयन। अब इस विलयन का वाष्प दाब, जिसका वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक है ना, किसके बराबर होता है? विलय के मोल प्रभाज के, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सबसे पहला वर्ड यूज किया विलायक। विलायक क्या होता है? सर मिलाते हैं सर, विलायक जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है, या फिर जिसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, जिसमें मिला रहे हैं वो क्या हो गया? विलायक, और जो मिला रहे हैं वो विलय। बात समझ में? दूसरी है अवाष्पशील विलय। विलय बता दिया। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है? अवाष्पशील का मतलब कब पता पड़ेगा? अवाष्पशील क्या होता है? जिसमें वाष्प ना मतलब सिंपल। अवाष्पशील का मतलब है जिसकी भाप ना बने, जिसकी वाष्प ना बने। एक ऐसा विलय, विलय कैसा होना चाहिए? जिसकी वाष्प ना बने। अवाष्पशील विलय, विलायक जो विलयन मिला है, अब जो विलयन मिला है उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब समझते हो? वाष्प दाब, यस सर, सर आपेक्षिक। पहले तो वाष्प दाब बताओ। सर भाप। कभी चाय बनाई है? चाय ढक कर के बनाई है? चाय प्लेट से ढकी नहीं है? और ढकना, ठीक है नहीं, फिर दूध डाल देना और फिर देखना वो प्लेट ऊपर हट जाएगी। कहाँ से? वाष्प से वाष्प दाब बनेगा उसका, वाष्प दाब बनेगा। कुकर देखा? कुकर, कुकर की सीटी देखिए, वो ऊपर उठ जाती है। वैसे पहले भाप के इंजन होते थे। एक्चुअली क्या होता है उसमें? वाष्प बनती है, वाष्प ऊपर आती है, दाब लगाती है और सीटी ऊपर उठ जाती है। है क्या नहीं? समझ में आई कि नहीं? इसके बाद समझ में आ गया? वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई? दाब की डेफिनेशन को पूछना चाह रहे हो, दाब क्या है? किसी एक निश्चित एरिया पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। बल तो नहीं पूछना चाह रहे, बल क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान तो नहीं पूछना चाह रहे हो? और त्वरण तो नहीं पूछना चाह रहे हो? सर बताइए त्वरण। उसके यदि वस्तु की गति में असमान समय में असमान परिवर्तन होता है या समय के साथ साथ उसकी गति में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हमारा ये आ गया वाष्प दाब का, विलयन का। विलयन समझ में आ गया? विलयन क्या है? विलयन क्या है? जो विलायक और विलय से मिलकर के बना है वो विलयन हो गया, ठीक है। अब विलयन का वाष्प दाब का, विलयन के वाष्प दाब का क्या
आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन मीन्स आपेक्षिक का मतलब कंपेयरिंग, तुलना, ठीक है। अवनमन मीन्स कमी। अवनमन का मतलब कमी। कमी। अवनमन का मीन्स कमी हो गई। ये जो है जितना भी उसके वाष्प दाब में कमी हुई होगी वो किसके बराबर होगी? विलय के मोल प्रवाह के बराबर होगी। विलय की मोल प्रवाह। बात समझ में आ गई? इसी को क्या कहते हैं हम? राउट का नियम कहते हैं। मोल प्रवाह का मतलब नहीं, बात समझ में आ गई? बताओ कोई दिक्कत हो तो। सर मोल प्रवाह क्या? हाँ, एक और वर्ड आ गया, चलो इन्होंने पूछ दिया। मोल प्रवाह क्या होता है? किसी विलय तत्व में विलायक के मोलों की संख्या की माप को विलयन का मोल किसी विलयन में विलय या विलायक के मोल, विलय या विलायक के मोल और उस विलयन के कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। बात समझ में आ गई? या तो विलायक का मोल प्रवाह हो सकता है या विलय का मोल प्रवाह हो सकता है। विलायक का होगा तो कैपिटल एन से शो करेंगे और विलय का होगा तो स्मॉल एन से। बात समझ में आ गई? बताओ कोई दिक्कत हो तो? एनी डाउट? नो डाउट। तो इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल होता है क्या है? विलय। विलय विलय का मतलब स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन। यस सर, ये इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाए तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में क्या होगी? कमी। वाष्प दाब में हुई आपेक्षिक कमी, आपेक्षिक अवनमन, वो बराबर होता है किसके? विलय के मोल प्रवाह के। ठीक है ना? मोल प्रवाह क्या है? किसी विलयन में विलय या विलायक, विलय होगा तो विलय के मोल प्रवाह, विलायक होगा तो विलायक के मोल प्रवाह, और उस विलयन के कुल मोलों की संख्या, और उस विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोल प्रवाह कहलाती है। मोल प्रवाह कहलाती है। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? एनी डाउट? बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। तुमने कभी कढ़ाई वाला दूध पिया है? 5 रुपए का, 10 रुपए, 20 रुपए का गिलास जो भी हो, तुमने देखा होगा वहां खड़े होंगे कभी 10, 15, 20 मिनट, तो पान जो दूध है, दूध में उबाल आता है और जारी फटने लगती है। जो जारी फट रही है वो कैसे फट रही है? नीचे से वाष्प बन रही है और वाष्प ऊपर आने की कोशिश कर रही है और जारी को अलग हटा रही है, फाड़ रही है। समझ में आ गई? अब दूधिया क्या करता है? वहां पर जो दूध वाला होता है, जिसकी दुकान है, वो कच्चा दूध लेता है और इसमें, और वो बिल्कुल जो उसकी वाष्प बनी थी उसमें कमी हुई कि नहीं? जब उसमें कमी हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? जो दूध हमने, कच्चा दूध जो वही तो है, जो मिलाया है वो क्या होता है? विलय। जो मिलाया है वो क्या होता है? विलय। और जो हमारे पास था वो क्या था? दूध था, विलयन। क्या था? वो तो पहले से बना हुआ था ना, जारी वाली सब बन गई थी ना, तो विलयन की तो वाष्प दाब बन रही थी, तो विलयन की वाष्प दाब बनी थी, हमने दूध डाल दिया था, इसका मतलब विलय डाल दिया, उसके वाष्प दाब में कमी हो गई। अब वो जितनी कमी हुई है, उसके वाष्प दाब में जितनी कमी हुई है, वो किसके बराबर है? जो दूध हमने जितना डाला है, 100 ग्राम डाला है, 200 ग्राम डाला है, आधा लीटर डाला है, जो डालता है वो ऊपर से उतना ही कम हुआ है वाष्प दाब। समझ में आ रही है? कढ़ाई थी, कढ़ाई पर जारी जमी हुई थी, दूध बन गया था, वो विलयन था। ठीक है। अब जैसे ही उसकी वाष्प बन रही थी तो उसने जारी को फाड़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही जारी फटने लगी, दूधिया ने देखा, दूध वाले ने, दुकान वाले ने देखा, उसने दूध लिया और ऊपर से दूध डालना शुरू किया, और जैसे ही शुरू किया तो वो शांत हो गया। अब वो जितना शांत हुआ है वो किस वजह से शांत हुआ था? दूध के डालने की वजह से। जो कच्चा दूध डाल दिया गया था, जितना कच्चा दूध डाला गया है, जितना कच्चा दूध डाला गया है, वो जितना डाला गया उतनी ही उसकी वाष्प शांत
हुई है, इसका मतलब उसके वाष्प में जो भी कमी आई है वो बराबर है किसके, जो दूध हमने डाला है उसके बराबर तो है। अगर आधा लीटर सपोज करो उसकी छोटी सी कढ़ाई हो या कढ़ाई में छोटा सा दूध हो, कम दूध है और उसने ज्यादा दूध डाल दिया तो उसकी सारी वाष्प कम हो जाएगी कि नहीं। इसका मतलब हमारे दूध जितना डाल रहा है उसकी वाष्प उतनी ही कम हो रही है और जितना कम डाल रहा है उसकी वाष्प उससे ही कम हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जितना ज्यादा डाल रहा है उसकी उतनी ज्यादा कम हो रही है और कम डाल रहा है उसकी उतनी ही कम हो रही है। इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है वो, समझ में आ रही है। जो दूध हम डाल रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। दूध ज्यादा डाल रहे हैं तो उसकी वाष्प ज्यादा कम और कम डाल रहे हैं तो उसकी वाष्प कम हो रही है। समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके दूध पर। इसके बाद जो मिला रहे हैं वो विलय हो गया तो विलय पर जो निर्भर कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि जो विलयन की वाष्प दाब कमी हुई है वो किसके बराबर थी, विलय के बराबर थी। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे ऊपर तो नहीं आ रहा, बताओ ये डायग्राम से बना दूं, आ गया ना, एनी डाउट, ये समझ में आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है ये। राउल्ट का नियम रोक सको तो रोक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस बार आना है ये। हाँ जी, हर बार आना है और अब भी आना है, ठीक है नहीं। तो राउल्ट का नियम क्या था, वेरी सिंपल राउल्ट का नियम था, कुछ नहीं था। हमारे पास कोई विलायक था और उस विलायक में हमने क्या डाला है, विलय। लेकिन विलय कैसा डाला है, अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब जिसको हीट नहीं है, जो गर्म नहीं है, जिसके पास वाष्प नहीं है। जो दूध हमने डाला था कढ़ाई में, अभी जो दूध कच्चा जो डाला था वो उसकी वाष्प निकल रही थी कहीं, वो अवाष्पशील था। वही तो कह रहा है ये कि विलायक में हम क्या डाल रहे हैं, अवाष्पशील विलय डाल रहे हैं। और जैसे ही हमने ये डाला है तो हमारे पास विलयन बन चुका है और विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गई है। क्या हो गई है, कमी हो गई है। किसकी वजह से कमी हुई है, अवाष्पशील विलय के डालने या मिलाने की वजह से। अवाष्पशील विलय के मिलाने की वजह से जो विलयन था हमारे पास उसके वाष्प दाब में कमी हो गई है। जो विलयन इसके वाष्प दाब में कमी हुई है वो किसकी वजह से हुई है, इसकी वजह से, अवाष्पशील विलय के पदार्थ के मिलाने की वजह से। तो इसमें जो कमी हुई है कितनी हुई है, इसके मोल प्रवाह के बराबर होगी। मोल प्रवाह मतलब जो हम इसे अवाष्पशील डाल रहे हैं इसमें मोलों की संख्या कितनी है, जितने मोलों की संख्या होगा वो उतना ही तो सामने वाले को कम करेगा। समझ रहे हो नहीं, एनी डाउट, वेरी गुड, वेरी नाइस। बस इसके बाद यहाँ ये और लिख देना है तुम्हें, पी नॉट पी एस क्या क्या है। बस पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलय का वाष्प दाब, पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, स्मॉल एन क्या है, विलय का मोल प्रवाह, विलय के मोल प्रवाह, कैपिटल एन क्या है, विलायक का मोल प्रवाह। और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, विलयन का मोल प्रवाह। ये एक करके लिख देने हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो। देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, साल से पहले 2022 में क्वेश्चन पूछा है, राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए। राउल्ट के वाष्प दाब में अवनमन, राउल्ट नियम के अनुसार जो वाष्प दाब में अवनमन हुआ है इस नियम को परिभाषित करना है, बताना है, ठीक है। बस इतना। अब देखना इससे पहले, इसके बाद राउल्ट का नियम भी समझाना है। क्वेश्चन वही हो गया, इससे जस्ट एक साल पहले पूछा है वो 2018 में। 18 में किसमें पूछा, 22 में, आज से 4 साल पहले पूछा गया था। राउल्ट के वाष्प दाब नियम क्या होता है, इसकी सीमाओं का समझाइए या सीमाओं को संरक्षित कीजिए। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेप को घुमा दिया गया, पूछा वही है। 18 में पूछ रहा है ये। अब देखो यही क्वेश्चन तुमसे फिर 9 में, संध्या 9 में और 8 में लगातार पूछा गया है। संध्या 8 और संध्या 9 में क्या कह रहा है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं बताइए, और इसकी सीमाएं बताइए। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन वही है लेकिन घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो 18 में, फिर संध्या 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें क्या किया गया है, वाकई 18 में जो क्वेश्चन किया गया, अगर वाकई किसी ने डीपली समझा होगा तो वो करेगा, वरना इसे छोड़ के आएगा। देखो 18 में क्या कह रहा है,
18 में कहना है तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम। क्या से लिए? तनु विलयन। तनु विलयन मतलब रहने वाले, जिसमें उसकी सांद्रता कम हो, गाढ़ापन कम हो, उसे कहते हैं तनु विलयन। तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम को परिभाषित कीजिए। तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम को बस समझ में आ गए? तनु विलयन की डेफिनेशन हाँ लिखी जी। है और वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है तनु विलयन, वो सॉरी, हमें राउल्ट नियम को समझाना है और राउल्ट नियम तनु विलयन पर कैसे प्रभावित करेगा, उस पर कैसे इफेक्ट डालेगा, वो बताना है। समझ में आ गई? अब देखो इसी को 21 में घुमा के पूछ रहा है कि तनु विलयन राउल्ट के नियम को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है नहीं? और संबंधित सूत्र का व्यंजक लिखिए। इस सूत्र को लिखना है, कैसे आया ये भी बताना है, और ये बताना है इसके जो वर्ड यूज किए गए वो क्या क्या है। फिर इसके बाद फिर और आगे पहुंचा रहा है, इसकी किसी एक सीमा का उल्लेख कीजिए। सारी सीमाएं नहीं पूछ रहा, क्या कह रहा है कोई एक सीमा बता दो क्या है इसकी। बात समझ में आ रही है? अब देखो सन 2023 CA सेट में आया है, पता है 7 सेट होते हैं, 7 सेट में CA सेट में सन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है विलयन के वाष्प दाब तथा विलय पदार्थ के अणुभार में संबंध बताइए। जो सन 2023 का पेपर जिसने दिया होगा गारंटी है वो इस क्वेश्चन को राउल्ट के नियम से करके आया हो, समझ नहीं आया होगा? नहीं आया, नहीं था वैसे। तो क्या पूछ रहा है? विलयन के वाष्प दाब बताओ पहले तो। क्या कर रहा है? विलयन का वाष्प दाब और विलय पदार्थ का अणुभार। विलयन का वाष्प दाब और विलय पदार्थ का अणुभार में संबंध बताइए। यदि किसी ने डीपली अभी जैसे मैंने समझाया है, विलयन मतलब उसकी वाष्प में कमी हुई होगी, किसकी वजह से? विलय के अणुभार की वजह से। विलय के जितने अणु होगा उतना ही तो कम हुआ होगा। इसमें दूध का एग्जांपल दिया है, 100 ग्राम उसने दूध डाला है तो उसमें 100 ग्राम के बराबर कमी होगी। 200 ग्राम डाला है तो उसकी वाष्प 200 ग्राम के बराबर कम होगी। आधा किलो डाला है तो उसकी वाष्प आधा किलो बराबर कम होगी। इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब किस पर डिपेंड कर रहा है? विलय के अणुभार पर। यही तो उसने पूछा है और इसी को तो राउल्ट का नियम कहते हैं। क्वेश्चन कितना इजी पूछा है, सिर्फ वर्डों से खेल गया है। समझ में आई कि नहीं? सन 2023 के CA सेट में सिर्फ इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि विलयन के वाष्प दाब तथा विलय के पदार्थ के अणुभार बताइए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन वही है लेकिन हर एक ईयर में घुमा घुमा के पूछ रहा है, बताना यही है। मतलब बताना ये राउल्ट का नियम लिख देना है और सर ये लिख देना है जो मॉडल में है, बस। कुछ भी नहीं ना। हाँ। क्वेश्चन में कितना मिलता सीधा है। बस पहले समझ में तो आए। 2023 का क्वेश्चन किसी क्या समझ में आएगा बताओ, क्या कह रहा है ये? 23 में CA सेट में पूछा गया है विलयन का वाष्प दाब तथा विलय पदार्थ का अणुभार बताइए। विलयन का वाष्प दाब और विलय पदार्थ का अणुभार में संबंध बताइए। कोई नहीं पहचान पाएगा कि राउल्ट का नियम पूछा है। वो तो क्या बताएगा? विलयन का बता देगा, वाष्प दाब की डेफिनेशन दे देगा और विलय पदार्थ क्या होता है भूल जाएगा, विलय की डेफिनेशन दे जाएगा, खत्म। जी लिखेगा था है कि नहीं? यही लिखा है कि कोई भी चाहे कितना ही पढ़ ले यही लिखेगा, लेकिन उसने उसको समझा होगा कि वो विलयन का जो वाष्प दाब में कमी हुई है वो विलय के अणुभार पर डिपेंड करती है। वही वो पूछ रहा है कि विलयन का वाष्प दाब और विलयन का अणुभार में संबंध बताइए। संबंध, और दोनों में संबंध जो बताया जा रहा है वही तो हमारा राउल्ट के नियम साहब ने कहा था कि जितना हम विलय को मिलाएंगे उसके विलयन के वाष्प दाब में उतनी कमी होगी। यही संबंध तो है। विलयन को बढ़ा रहे हैं, विलय पदार्थ को बढ़ा रहे हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो रही है, यदि उसको कम कर रहे हैं तो वो बढ़ रही है। समझ आएगा? यही तो दोनों में संबंध हो गया, यही तो रिलेशन हो गया, यही तो वो पूछ रहा है। समझ में आई कि नहीं? एनी डाउट यहाँ तक बताओ? वेरी गुड। अब देखो राउल्ट के नियम की सीमाएं। अभी सीमाएं पूछ रहा था ना, सीमाएं देखो इसमें। नंबर 1, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम के लिए विचलन प्रदर्शित करते हैं। हमेशा राउल्ट का नियम कहाँ लागू होगा? जहाँ तनु विलयन होंगे, और जहाँ सांद्र मतलब गाढ़ापन ज्यादा होगा वहां पर विचलन हो सकता है। विचलन मतलब
सही भी हो सकता है और गलत भी। ठीक है नहीं, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल के आ सकती। नंबर 2, यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। जो विलयन है हमारा कैसा होना चाहिए? आवासशील। ठीक है नहीं, आवासशील पर ही लागू होगा और कहीं लागू। सर इसे भी लिखकर आना। हाँ, सीमाएं लिखेगा, सीमाएं बतानी है ना। हाँ, सीमाएं मतलब कहाँ तक ये काम कर सकता है। तो नंबर 1 तो क्या था हमारा? ये तनु विलयन पर लागू होगा, सांद्र पर सही से लागू नहीं होगा। नंबर 1 सीमा ये हो गई। दूसरी क्या है? ये आवासशील विलयन पर लागू होता है, आवासशील विलयन पर लागू नहीं होता। नंबर 3 क्या है? विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। विद्युत अपघट्य विलयन मतलब मतलब जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती हो। हाँ जी, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती हो। विद्युत अपघट्य, अपघट्य समझते हो? विद्युत अपघट्य विलयन वे विलयन होते हैं जैसे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विघटन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अपने आयनों में अलग अलग हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। एनी डाउट? बताओ, कोई परेशानी हो तो? नहीं है ना? तो ये उन पर लागू होता है नहीं होता? सर जब सीमाएं पूछेगा तब हमें ये लिखना है नीचे को, हाँ और जी। सिर्फ राउट का नियम पूछे तो ऊपर वाला है ना। ठीक है। जो नंबर 4, जो पदार्थ के विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन में राउल्ट नियम पालन नहीं करता। बात समझ में आ गया? क्या था? जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाए। संगुणित का मतलब क्या है? उससे अलग होना। उसमें एक वियोजन का मतलब है अलग होना, संगुणित का मतलब है उसमें मिल जाना, उस पर ये ना लागू नहीं होता। समझ में आ गई? एनी डाउट? जैसे सपोज करो हमारे पास गर्म दूध था ना, हमने गर्म दूध ही डाल दिया उसमें, तो वहां पर लागू नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं? जैसे सपोज करो गर्म दूध है, खोल रहा है, हमने उसमें से दूध निकाल लिया, वो तो खोलता ही रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें वहां पर भी लागू या तो उसमें संगुणित हो रहा हो या उससे अलग हो रहा हो, वियोजित हो रहा हो, वहां पर भी लागू नहीं होगा। ये इसकी सीमाएं। सीमाएं हैं। ये यहाँ तक काम करता है, यहाँ तक काम। नहीं करता। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? बताओ। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, विलयन के वाष्प दाब और विलय के अणुभार में संबंध, विलय का वाष्प दाब और विलयन के अणुभार में संबंध। संबंध पूछ रहा है। सुनो तो, देखो ये क्या थे? एन क्या थे? मोलों की संख्या। संख्या। मोलों की संख्या क्या है? मोल क्या किसे कहते हैं? मोल किसे कहते हैं? मोलकर। मोल किसे कहते हैं? सन। भार बट्टे अणुभार। भार बट्टे किसी भी पदार्थ का भार और उसका अणुभार क्या है? किसी पदार्थ का भार या फिर अणुभार क्या है? क्या कहलाता है? मोल कहलाते हैं। मोल। ठीक है ना? इसका मतलब स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एम। भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार अपॉन, ठीक है ना? और कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी यही स्मॉल एन है ना? स्मॉल एन बराबर भी यही होगा, प्लस प्लस कैपिटल एन बराबर W2 बट्टे N2। ये किसके बराबर आया है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या आया है हमारा? W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। एनी डाउट? नो डाउट। ये कहाँ से आया पता पड़ी? एन क्या है हमारा? मोल। ठीक है ना? और मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। भार मतलब अणुभार मतलब क्या? जब n बराबर मोल है
और एम मोल बराबर डब्ल्यू बट्टे एम है, तो एन बराबर डब्ल्यू बट्टे एम नहीं हो सकता। इसके बाद जहाँ एन होगा वहाँ डब्ल्यू बट्टे एम रख सकता हूँ नहीं, तो यहाँ एन है, मैंने डब्ल्यू बट्टे एम रख दिया। अब 1 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला है विलियन, दूसरा वाला बुलाया क्या, दूसरा लगा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन अलग अलग है, जितना उसको डिमांड करेगा उतना ही हमें सप्लाई करना है। नहीं यार, मतलब ये करना है कि ये भी हाँ जी, हाँ जी। 2 नंबर का है। अब देखना, अब देखना ध्यान से, 10 नंबर का होना चाहिए। ध्यान से दिख रहा है। अब कह रहा है तनु विलयनों में विलायक की तुलना में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बहुत कम है। सुनो ध्यान से, हमारे पास जो दूध है कढ़ाई में, भैया के दूध है वो 50 लीटर। 50 लीटर। लाई बलाई बनाने बात समझ में आ गई? वो वाला और हमने उसमें जो वो आती लड़की विलय जो मिलाया है, मिले। विलय पदार्थ जो मिलाया है, वो मिलाया है 100 ग्राम। क्या मिलाया है? 100 ग्राम। क्या 50 लीटर दूध में 100 ग्राम की कोई वैल्यू है? नहीं है। तो बस वही कह रहा है कि विलायक में और विलय की जो मात्रा है बहुत नगण्य है, बहुत कम है। इसीलिए इसको छोड़ने पर, इसका मतलब लीव करने पर, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम इसे छोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारा? W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। अब मैंने तुम्हें बताया है, कभी भी अपॉन में डबल अपॉन हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर और बीच वाली सेकंड टर्म पर। तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल W1 सर M1 M2 यस सर अपॉन M1 W2। ये दोनों बराबर है? यहाँ तक कोई परेशानी बताओ? किसी को परेशानी हो तो? नहीं है ना? तो विलय का अणुभार निकालना है। क्या करना है हमें? विलय का अणुभार। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, विलय का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? विलय का अणुभार निकालना है। ठीक है ना? अब देखना, जब ये अणुभार होगा इसका निकालना है। मैंने कहा था जो चीज हम निकालते हैं वो अकेली, उसके जो भी चीज है वो, तो इसका मतलब ये इधर पहुंच जाएगी और ये अपॉन में आ जाएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा? विलय का अणुभार बराबर हो जाएगा P नॉट, इधर ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि नीचे वाली चीज किसमें जाती है? जो अपॉन वाली चीज होती है मल्टीप्लाई में जाती है, और ऊपर वाली चीज अपॉन में आ जाती है। तो P नॉट माइनस पी एस इंटू किसका बचेगा? W1 M2 अपॉन M1 W2, ये बचेगा हमारा। बात समझ में आ गई? सुनो, अब जो संध्या 23 में जो पूछा गया था हमसे, संध्या 23 के सेट में जो प्रश्न पूछा गया था CA में, संध्या 23 के सेट CA में जो प्रश्न पूछा गया था, विलयन के वाष्प पदार्थ तथा विलय के पदार्थ के अणुभार में संबंध बताइए। ठीक है ना? तो हमें क्या बताना था? राउल्ट के नियम की डेफिनेशन देने के बाद, उसका फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट ये बता देना था, डायरेक्ट ये बताना है और कुछ नहीं करना। 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी थी, ये बताना है। अगर वो भी नहीं लिखना चाह रहे तो डायरेक्ट बताएंगे हम, राउल्ट का नियम विलयन का वाष्प दाब और विलय के अणुभार के संबंध के बारे में बताता है, अर्थात राउल्ट के नियम के सूत्र से, राउल्ट के नियम के सूत्र से। सूत्र लिखेंगे
सूत्र ये वाला लिख लेंगे, फिर हम बता देंगे n क्या है यहाँ पर मोलों की संख्या, और मोल बराबर भार बट्टे अणुभार होता है, इसीलिए ये रख देंगे। फिर हम नेक्स्ट तीसरी लाइन में लिखेंगे कि टोटल विलयन में, टोटल विलयन में विलायक अति मात्रा में और विलय सूक्ष्म अल्प मात्रा में, किसमें अल्प मात्रा में, इसीलिए इसे छोड़ने पर, जब इसे छोड़ेंगे ये आ जाएगा और इसके बाद ये टर्म करके ये लिखा देंगे। बात समझ में आ गई? पहली दूसरी और तीसरी लाइन है, बस 3 लाइन लिखनी है जी, है कि नहीं? पहली दूसरी और तीसरी लाइन में, ठीक है। और इसके बाद कॉलेज में और वो वाला क्वेश्चन जो है, तनु विलयनों के रावर्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, संबंधित सूत्र का व्यंजक लिखिए, इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इसका मतलब क्या है, हमें उसकी परिभाषा देनी है पूरी कंप्लीट, और परिभाषा देने के बाद हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद जो जो यूज हुआ है उसका नाम बताना है, फिर उसके बाद उसकी सीमाएं बतानी है। बात समझ में आ गई? जो संदेह 18 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया उसमें यही करना है। बात समझ में आ रही है? प्रश्न जितना डिमांड करे उतनी ही सप्लाई करनी है। बोर्ड में जितना प्रश्न मांग रहा है हमसे उतना ही हमें लिखना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बात समझ में आ गई? जितना डिमांड है उसकी उतनी ही सप्लाई करो, और बाई चांस आप ज्यादा चली गई तो तुम्हारा नुकसान होगा। नंबर नहीं नंबर तो उतने ही मिलेंगे, समय खराब होगा, दूसरे क्वेश्चन को बेहतर नहीं कर पाओगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? आज तो भाई